ओम महासरस्वती देवताभ्यो नमः। आज हम आलोचना के अंतः स्वरूप की चर्चा करेंगे। उसके साथ ही शुक्ल जी के विचार पर चर्चा करेंगे कि साहित्य के संबंध में उनका क्या विचार है। बहुत संक्षिप्त चर्चा है। डॉक्टर नगेंद्र आलोचना को ललित साहित्य का अंग मानते हैं और इसकी आत्मा को कलामय तथा शरीर रचना को वैज्ञानिक। आलोचना आत्माभिव्यक्ति ही है। इसका विषय रसात्मक होता है, अतः यह कला है, रसयुक्त कला है। आलोचना की पद्धति में वैज्ञानिक रीति नियमों का पालन करना डॉक्टर नगेंद्र ने आवश्यक तथा उपादेय माना है। कवि और आलोचक दोनों आत्माभिव्यक्ति करते हैं, अतः आलोचना ललित साहित्य का अंग है। आलोचना को डॉक्टर नगेंद्र ने साहित्यिक साधना माना है, व्यवसाय नहीं। उन्होंने साहित्य रचना और आलोचना में बिंब प्रतिबिंब भाव स्वीकार करके लिखा है कि साहित्य की गतिविधि का नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा, साहित्य की गतिविधि का नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा आलोचक के लिए कल्याणकर नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा है कि छायावाद की आलोचना पुष्ट और प्रौढ़ है। उनका आलोच्य विषय भी अपेक्षाकृत भव्य है। इस तरह से आलोचना के स्वरूप पर जब चर्चा करते हैं तो सुरेश चंद्र गुप्त जी के विचारों को भी लेना उपयुक्त ही होगा। उन्होंने दिया है कि आलोचना पद्धति में विषय बोध, व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन अथवा निर्णय। आलोचना की उपादेयता में आलोचक से अपेक्षाएं, आलोचना कला अथवा विज्ञान तथा आलोचना के प्रकार पर भी उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि सैद्धांतिक आलोचना, व्यावहारिक आलोचना, प्रभावात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, शास्त्रीय आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, चरित्रमूलक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना। आलोचना के विकास क्रम में डॉक्टर रामेश्वर लाल खंडेलवाल ने आलोचना के उद्भव, विकास, स्वरूप, प्रक्रिया का विवेचन करते हुए प्राचीन कवियों की समीक्षा दृष्टि की खोज की है। उन्होंने कीर्तिलता में विद्यापति की, पद्मावत के उपसंहार में जायसी की, रामचरितमानस में तुलसी की, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि घनानंद की समीक्षा तक की विवेचना की है। अतः स्वच्छंदतावादी से तात्पर्य घनानंद का इससे है, रीति मुक्त से है। तदनंतर उन्होंने आलोचना का विकास क्रम इन शीर्षकों में प्रस्तुत किया: भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना, द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन एवं शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आधार स्तंभ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सैद्धांतिक आलोचना में प्राचीन काव्यशास्त्रीय धारा, समन्वयात्मक काव्यशास्त्रीय धारा, स्वच्छंद काव्यशास्त्रीय चिंतन। व्यावहारिक आलोचना में प्रभाववादी, निर्णयात्मक, व्याख्यात्मक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवाद, तुलनात्मक, इस तरह से समीक्षा की नई प्रवृत्तियां, शोध कार्य, लोक साहित्य विषयक आलोचना, टीका कार्य तथा पाठ शोध, हिंदी आलोचना की उपलब्धि और भावी संभावनाएं कही जा सकती हैं। आचार्य शुक्ल जी की भी चर्चा थोड़ी सी अपेक्षित है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार हिंदी आलोचना के लिए शुक्ल जी ने युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनसे पूर्व हिंदी आलोचना अपने नए रूप में अवतरित नहीं हुई। भारतेंदु, ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित पद्म सिंह शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बाद शुक्ल जी आए।
शुक्ल जी ने रस और अलंकार शास्त्र को नवीन मनोवैज्ञानिक दीप्ति दी और ऊंची मानसिक भूमि पर ला बिठाया। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी ने समीक्षा के भारतीय सांचे को बना रहने दिया। शुक्ल जी ने उच्च काव्य भावना के बल पर समीक्षा शैली स्थापित की, रस पद्धति को पूर्ण गौरव प्रदान किया, समीक्षात्मक इतिहास लिखा। शुक्ल जी काव्यवादों की उलझन में नहीं पड़े तथा सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र की विचारधाराओं की उन्होंने उपेक्षा की। उनका लोक धर्म का सिद्धांत मध्य वर्ग की उन आदर्शात्मक प्रेरणाओं के से भरी पड़ी है जो 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण की विशेषता थी। शुक्ल जी का संदेश था कि साहित्य की समीक्षा किसी एक अंग या पहलू पर समाप्त न हो जानी चाहिए, बल्कि वह सब अंगों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। शुक्ल जी क्रांतिकारी परिवर्तन कर गए। वे नई समीक्षा युग के विधायक के रूप में थे और उन्होंने साहित्य को लोक जीवन से जोड़ने की कोशिश की। उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है उसमें चिंतामणि में कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, उसका अपनी सत्ता का ज्ञान तक लोकबद्ध है। लोक के भीतर ही कविता क्या किसी कला का प्रयोजन और विकास होता है। चिंतामणि के दूसरे भाग में उन्होंने कहा है। फिर आगे चिंतामणि के पहले भाग में कहते हैं, उसका भी उल्लेख है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। मतलब लोक हृदय में जो हृदय लीन हो जाए वही रस दशा है। यह चिंतामणि के पहले भाग का है। ज्ञानेंद्रियों से समन्वित, रस मीमांसा में लिखा उन्होंने, ज्ञानेंद्रियों से समन्वित मनुष्य जाति जगत नामक अपार और अगाध रूप समुद्र में छोड़ दी गई है। न जाने कब से वह इसमें बहती चली आ रही है। इसी की रूप तरंगों से ही उसकी कल्पना का निर्माण और इसी की रूप गति से उसके भीतर विविध भावों और मनोविकारों का विधान हुआ है। सुंदर, मधुर, भीषण या क्रूर लगने वाले रूपों या व्यापारों से भिन्न सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता या क्रूरता कोई पदार्थ नहीं है। सौंदर्य की भावना जगना सुंदर सुंदर वस्तुओं या व्यापारों का मन में लाना ही है। रसमीमांसा में उन्होंने यह विवरण दिया है। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखने और हिंदी में साहित्य शास्त्र रचने की काफ़ी चर्चा हुई। इस चर्चा में दिल्ली की आलोचना ने विशेष योग दिया है। हिंदी साहित्य के नए इतिहास की आवश्यकता है। सन 40 के बाद हिंदी में जो साहित्य रचा गया, पिछले साहित्य पर जो रिसर्च का काम हुआ, उन सबको समेटकर हिंदी साहित्य का एक भरा पूरा इतिहास जरूर लिखा जाना चाहिए। आलोचना के सिद्धांत के बारे में हमारी जानकारी बढ़े, उनसे साहित्य को परखने तथा नया साहित्य रचने में सहायता मिले, यह भी वांछनीय है। लेकिन ये दोनों काम शुक्ल जी की विरासत के आधार पर ही हो सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में शुक्ल जी ने उल्लेखनीय कार्य किया है, यह सभी मानते हैं। लेकिन आलोचना के अधिकांश लेखकों को इतिहास लेखन और शास्त्र चर्चा दोनों में शुक्ल जी एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वे शुक्ल जी की विरासत को आधार नहीं बनाते, आधार बनाने की बात भी नहीं करते। वे अपने रास्ते से इस विरासत को हटा देना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। इसीलिए शुक्ल जी के आलोचना सिद्धांतों का मूल्यांकन आवश्यक है। उनकी विरासत को पहचानना, उसके विरोधियों के तर्कों की परीक्षा करना एक समयोपयोगी कार्य है। शुक्ल जी पर पहला आरोप है कि उनका दृष्टिकोण एकांगी समाजशास्त्रीय है। शुक्ल जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है इसको आलोचना में 4 अक्टूबर 1952 वाले, कहते हैं, शुद्ध कलावादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं लिखे गए, लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में एकांगी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आचार्य शुक्ल जी से लेकर आज तक अपनाए जाते रहे हैं। चाहे ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित हों या मार्क्सवादी विचारधारा से। श्री नामवर सिंह जी ने इसी अंक में ऊपर की बातियों कही है कि शुक्ल जी के इतिहास में सामाजिक परिस्थितियां तथा साहित्यकार साथ साथ रखे जाने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। स्वयं शुक्ल जी का ऐतिहासिक संबंध परिस्थितियों से जोड़ते हुए श्री नामवर सिंह जी ने कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का वह गांधी युग था जिसमें व्यक्ति और समाज में यथोचित घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सका था।
आलोचना के इसी अंक में श्री रांगे राघव ने अपना यह मत प्रकट किया कि आचार्य शुक्ल ने इतिहास को शुद्ध ब्राह्मण दृष्टिकोण से देखा है। आलोचना के एक ही अंक में 3 ऐसे लेखों का छपना जिनमें शुक्ल जी के बारे में एक ही मत का प्रतिपादन हो, आकस्मिक नहीं कहा जा सकता। जुलाई सन 53 की आलोचना में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आधुनिक हिंदी साहित्य मीमांसा पर अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि हिंदी का आधुनिक साहित्य शास्त्र अथवा समालोचना शास्त्र संबंधी साहित्य अंग्रेजी के 4-6 चुने हुए ग्रंथों का सार है। न इस विषय के संस्कृत और रीतिकालीन साहित्य से ही इसका संबंध है, न वास्तविक हिंदी ललित साहित्य से ही। अक्टूबर 53 की आलोचना में शिवनाथ आचार्य शुक्ल जी की सीमाएं बताते हुए कहते हैं, जिनसे उनका मत विशेष प्रकार से मिलता है, वे प्रायः ईसा की 19वीं सदी के अंत और 20वीं के प्रारंभ के विचारक हैं। वे प्रायः मध्यवर्गीय और यत्र तत्र मध्यकालीन संस्कृति के हिमायती हैं। आचार्य शुक्ल की रुचि भी ऐसी ही संस्कृति पर है। यथार्थ विवेचना यह कहने से न हिचकेगी। शुक्ल जी की विरासत का मूल्यांकन और उसकी रक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, यह दिखाने के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत किया गया। काव्य के बारे में अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि और रस, ये 4 संप्रदाय हैं और ये 4 संप्रदाय ही प्रचलित रहे हैं। इनमें से शुक्ल जी का संबंध रस संप्रदाय से है। भरत से उन्होंने रस निष्पत्ति का सिद्धांत लिया है, लेकिन संस्कृत के आचार्यों की रस संबंधी व्याख्याएं उन्हें माने नहीं हैं। रस को आनंद स्वरूप कहा गया है। शुक्ल जी इस बात का विरोध नहीं करते कि रस आनंद भी देता है, लेकिन उनका तर्क यह है कि रस आनंद स्वरूप है तो काव्य का उद्देश्य क्या है? केवल आनंद। आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य मानने का अर्थ है मार्ग को ही अंतिम गंतव्य मान लेना। यह रस मीमांसा में लिखा उन्होंने। शुक्ल जी का दूसरा तर्क यह है कि साहित्य में क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि भाव अपना सहज रूप नहीं छोड़ देते। इसलिए जब हम कोई दुखांत कथा पढ़ते हैं तो चित्त में खिन्नता बनी रहती है। काव्य से मनुष्य के हृदय में क्रोध, शोक आदि भाव जागृत होते हैं, इसलिए लोकोत्तर आनंद कहने में इसकी व्याख्या नहीं होती। शुक्ल जी कहते हैं कि मेरी समझ में रसास्वादन का प्रकृत स्वरूप आनंद शब्द से व्यक्त नहीं होता। लोकोत्तर, अनिर्वचनीय आदि विश्लेषणों से न तो उसके वाचकत्व का परिहार होता है, न प्रयोग्य का प्रायश्चित होता है। क्या क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि आनंद का रूप धारण करके ही श्रोता के हृदय में प्रकट होते हैं? अपने प्रकृत रूप का सर्वथा विसर्जन कर देते हैं, उसे कुछ भी लगा नहीं रहने देते। इस आनंद शब्द ने काव्य के महत्व को बहुत कुछ कम कर दिया है, उसे नाच तमाशे की तरह बना दिया है। यह भी उन्होंने अपने रस मीमांसा में लिखा। शुक्ल जी ने मानव जीवन में भावों का प्रकृत रूप साहित्य में आकर बदल नहीं जाता। शुक्ल जी के तर्क की यह आधारशिला है। साहित्य के संबंध में जितनी भाववादी मान्यताएं हैं, वे साहित्य को जीवन से अलग करके देखती हैं। शुक्ल जी की मौलिक मान्यता यह है कि साहित्य के भावों और जीवन के भावों में बुनियादी अंतर नहीं है। क्रोध, भय, जुगुप्सा और करुणा की अनुभूति आनंदमय होती है, वह यह नहीं मानते। वह स्पष्ट कहते हैं कि इसकी अनुभूति दुखात्मक होती है। जो लोग कहते हैं कि आनंद में भी आंसू आते हैं, यानी करुण रस से सुख में आंसू आते हैं, दुख के नहीं, तो वे बात टालते हैं। करुण रस प्रधान नाटक के दर्शक वास्तव में दुख का ही अनुभव करते हैं। यह भी उन्होंने रस मीमांसा में ही लिखा है। शुक्ल जी ने यहाँ पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के भाववादी विचारकों को चुनौती दी है। साहित्य से आनंद ही मिलता है, यह मानकर वे सब विचारक चले जाते हैं, लेकिन करुण रस या ट्रेजेडी से भी क्यों आनंद ही मिलता है, इस पर उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मूल अनुभूति आनंद की है, इसमें उन्हें संदेह नहीं। शुक्ल जी जीवन और साहित्य के भावों में बुनियादी अंतर नहीं मानते, इसलिए वे रस को भी अलौकिक नहीं मानते। इतना ही नहीं, वह रस की स्थिति साहित्य से अलग लौकिक जीवन में भी मानते हैं। यद्यपि जीवन के अनेक व्यापारों में हम नित्य ही नीरसता और सरसता का अनुभव करते रहते हैं, फिर भी भाववादी विचारकों ने रस को साहित्य तक सीमित करके उसे जीवन में अनुभूत रस से एकदम अलग कर दिया है। शुक्ल जी की कसौटी यह है कि जब हम क्रोध या भय को लोक से संबद्ध देखेंगे, तब हम रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचे रहेंगे। जीवन और साहित्य के परस्पर अटूट संबंध का यही परिणाम निकलेगा। रस लौकिक है,
लौकिक जीवन में भी रस है। लोक जीवन की ठोस धरती पर पैर रोपकर शुक्ल जी ने इस सिद्धांत की घोषणा की कि लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। धन्यवाद।